हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशंस। आज की क्लास में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की 5th क्लास है। इससे पहले हम 4 क्लास अपने कंप्लीट कर चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक से मीनिंग समझते हुए। देन हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देखे, लिवरेज देखा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज और डिविडेंड डिसीजन। आज की क्लास में हम कैपिटल बजटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा आपको रिकैप करवा देती हूँ ताकि आप लोग भी याद कर पाए। ये चार्ट हमने अपनी फर्स्ट क्लास में बनाया था जब मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग समझाया था। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? फंड को मैनेज करना। फंड को मैनेज किया जा सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म के अंदर भी पैसे को अरेंज करते हैं और शॉर्ट टर्म के अंदर भी फंड आपका यूज होता है। सेम एज विद लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में भी आप फंड को अरेंज करते हो एंड फंड को यूज करते हो। अरेंज करने के लिए हमने सोर्सेस ऑफ फंड देखा कि कहाँ कहाँ से हमारा पैसा आ सकता है। देन उन सोर्सेस की हमने कॉस्ट देखी कि क्या हमारी कॉस्ट पड़ेगी कौन से सोर्स से फंड को रेज करने की। ये है हमारा आज का टॉपिक, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको आप अकाउंट की भाषा के अंदर कैपिटल बजटिंग कहते हो। गॉट इट? तो कैपिटल बजटिंग क्या है? कैपिटल बजटिंग आपका एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है जो आपको लेना होता है किस चीज के लिए, ताकि आप एक फ्यूचर के अंदर इन्वेस्ट कर सको चीजों को। कैपिटल बजटिंग डिसीजन आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, लॉन्ग टर्म डिसीजन है। थर्ड पॉइंट, संक कॉस्ट हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, इरिवर्सेबल डिसीजन है। इरिवर्सिबल डिसीजन का मतलब क्या है? आप उसे बहुत आसानी से रिवर्स नहीं कर सकते। क्या रीजन है रिवर्स ना करने का? क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आपकी लगती है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन आप लेते हो रिप्लेस करने के लिए, आपको बिजनेस को रिप्लेस करना है, या आप लेते हो टेक ओवर के लिए, या आप लेते हो किसी टाइप के मर्जर या एक्विजिशन के लिए। तो ये सारे जो डिसीजन होते हैं वो डिसीजन होते हैं रिलेटेड टू योर कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग क्या है? कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर कंपनी यूज करती है, इवेल्युएट करती है डिसीजंस को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर। लॉन्ग टर्म में उसे कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसका डिसीजन जो है उसे कहा जाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि एनालाइज किया जाता है पोटेंशियल प्रोजेक्ट को। जो भी आपके प्रोजेक्ट है, कैपिटल बजटिंग की आपकी 2 टेक्निक्स होती हैं। एक सेकेंड प्लीज। जो कैपिटल बजटिंग है उसकी 2 टेक्निक है। एक है आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक और दूसरी है आपकी मॉडर्न टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक क्या है? ट्रेडिशनल टेक्निक को आप नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक के नाम से भी जानते हो, नेम याद रखोगे। नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक, नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स क्या होती है? वो टेक्निक जिसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फॉलो नहीं किया जाता। इट इग्नोर दी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया जाता है, उसे कहा जाता है ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि आपके टाइम की मनी की वैल्यू टाइम के साथ। देखो मैं थोड़ा सा सिंपल करती हूँ इस चीज को। आपके पास आज 10 रुपए हैं, आज के टाइम पे आपके पास 10 रुपए हैं। अगर मैं बात करूं, इस 10 रुपए के अंदर आपको 5 ब्रेड मिलती है। ब्रेड तो नहीं आएंगी, बिस्किट ले लो। 5 बिस्किट्स मिलते हैं। बिस्किट के पैकेट नहीं कह रही, 5 बिस्कुट कह रही हूँ। पैकेट नहीं आएंगे, 1 रुपए का कोई बिस्किट का पैकेट नहीं आता। 10 रुपीज के अंदर आपको 5 बिस्किट मिलते हैं और ये है 2025 के अंदर। क्या मेरे को ये बताओ आप, इसी 10 रुपए का क्या 2030 के अंदर आपको ये सेम बिस्किट मिलेगा? इसी 10 रुपए का 2030 के अंदर क्या सेम बिस्किट मिलेगा? आप कहोगे जी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्या इस बिस्किट में कोई चेंज हुआ है?
नहीं हुआ है। तो क्या पैसे के अंदर चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। वो भी 10 रुपए थे और 2030 में भी मैंने 10 रुपए लिए हैं। वही बिस्किट की सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी मैं यहाँ ली है, सेम बिस्किट की क्वालिटी क्वांटिटी मैं यहाँ ले रही हूँ। तो मेरे को ऐसा क्यों है कि यहाँ पे मुझे 5 बिस्किट ना मिलके 4 बिस्किट ही मिलेंगे? ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये जो 10 रुपए है ना, इसकी रियल मनी घट चुकी है। इसकी रियल में वैल्यू घट चुकी है। अब इस 10 रुपए की वैल्यू इस बिस्किट के बराबर नहीं रही। तो इसी कंसेप्ट को बोला जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। जनरली चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके देखना मुश्किल नहीं है। वहीं पे मॉडर्न टेक्निक्स क्या होती है? मॉडर्न टेक्निक वो होती है जिसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है। इसको आप डिस्काउंटेड टेक्निक बोल देते हो। और ज्यादा बेटर समझ में आएगा जब आप इसकी टेक्निक्स पढ़ोगे। ट्रेडिशनल के अंदर आपको मेनली 2 टेक्निक पढ़नी है। एक है आपकी पे बैक पीरियड और एक है आपकी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये 2 टेक्निक आपको ट्रेडिशनल के अंदर पढ़नी है एंड 3 टेक्निक आपकी मॉडर्न के अंदर है। देन आपका कैपिटल बजटिंग खत्म। हाँ, बस इतना ही है। ओके, चलो स्टार्ट करें। एक स्लाइड और दिखाती हूँ, उससे बेटर क्लियर होगा आपको। ये देखो, ट्रेडिशनल टेक्निक जो मैंने अभी बताया सिर्फ वही लिखा है, कुछ फैंसी नहीं है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया जाता है। मॉडर्न के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है। जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करें तो ये सिंपल मेथड है। देखो सिंपल कैसे है। एक तो मैं हर ईयर का इन्फ्लेशन निकाल रही हूँ। हर ईयर का मैं इन्फ्लेशन निकाल रही हूँ कि कितनी महंगाई हुई है। तो मेरे 10 रुपए की वैल्यू अब कितने रुपए बची? 9.98 रुपीज बची या 9.62 रुपीज बची। ये 10 रुपए की वैल्यू अब मैं पॉइंट में निकाल रही हूँ। एक आपका सिर्फ ये कह रहे हो कि 10 रुपए दिए थे, 12 रुपए मिल रहे हैं, मतलब प्रॉफिट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आपने इग्नोर कर रहे हो तो वो सिंपल मेथड हो गया। लेकिन जब कंसीडर करके चलोगे, आप पॉइंट में आंसर निकाल रहे हो, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसके जो भी आप टाइप्स पढ़ोगे उसमें वो बेटर समझ में आएगा। अब लेस एक्यूरेट है आपके ट्रेडिशनल मेथड। क्यों? क्यों? इसीलिए क्योंकि जब सराउंडिंग चेंज हो रही है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, मनी की वैल्यू घट रही है, देन हाउ कैन यू इग्नोर? तुम कैसे इग्नोर कर सकते हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को? इसीलिए ये यस एक्यूरेट है, बट इट इज हेल्पफुल फॉर द क्विक डिसीजन। अगर आपको कोई क्विक डिसीजन लेना है उसके अंदर ये हेल्पफुल होती है। लिक्विडेशन एनालिसिस के अंदर ये हेल्पफुल होती है। लेकिन मॉडर्न टेक्निक आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, जहां आप थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन ले सकते हो, वहां आपको मॉडर्न टेक्निक को यूज करना चाहिए। तो प्रेफर कौन सी की जाती है? एज ए रैशनल कंज्यूमर मुझे, सॉरी, एज ए रैशनल इन्वेस्टर मुझे मॉडर्न टेक्निक की तरफ शिफ्ट होना चाहिए हमेशा। गॉट इट? कि अब इतना देर से पढ़ रहे कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या है? ये कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस है। मैंने ऊपर छोड़ दिया ना। हाँ, ये एक प्रोसेस है जो जिसके अंदर कंपनी इवेल्युएट करती है, डिसाइड करती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, एनालाइज करती है पोटेंशियल प्रोजेक्ट को, पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट को, कहाँ उसे पैसा लगाना चाहिए, कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर रहेगा, कौन सा प्रोजेक्ट बेटर रहेगा, किस कंपनी के साथ मर्जर करना चाहिए, कौन से कंपनी को अक्वायर करना चाहिए। ये सब डिसीजन आपकी कैपिटल डिसीजन के आते हैं, इंक्लूडिंग दी परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, एक्सपेंडिंग फैसिलिटी, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट और एक्वायरिंग ए बिजनेस टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड द पोटेंशियल रिटर्न। अब ये फिजिबिलिटी एक नई सी टर्म आई है। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फिजिबिलिटी इज लाइक, यू कैन से फेवरेबल या फ्लेक्सिबल। फिजिबिलिटी को ले सकते हो फेवरेबल या फ्लेक्सिबल। तो ये जो आपका डिसीजन है कैपिटल बजटिंग का, वो डिटरमाइन करेगा फाइनेंशियली फिजिबल है या नहीं है। एक्चुअली में आपकी पॉकेट है, या लाइक आपके पास जो पैसा है वो है 100 करोड़ रुपए, लेकिन जिस कंपनी के साथ आप मर्जर करने वाले हो वो आपसे मांग रहे हैं 150 करोड़ रुपीज। तो इस केस में तो आप चाहते हुए भी मर्जर कर ही नहीं सकते, फिजिबल ही नहीं है आपके लिए। पहले तो ये देखो कि मैं वो मर्जर कर भी सकता हूँ या नहीं, मतलब कि मैं वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन में इन्वेस्ट कर भी सकता हूँ या नहीं।
दिस इज योर फिजिबिलिटी। अब उसके बाद देखो पोटेंशियल रिटर्न कितना है, समझ में आया? क्या इंपॉर्टेंस क्या है आपके कैपिटल बजटिंग की? कैपिटल बजटिंग एंश्योर करता है कि हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एलोकेट कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट। इससे हमारा रिस्क असेसमेंट कम हो जाती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग बेटर होती है, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, शेयर होल्डर वैल्यू, ये सब आप थ्योरेटिकल है, ये रीड कर सकते हो। मैं सीधा प्रैक्टिकल के ऊपर चलती हूँ, द टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। फर्स्ट टेक्निक, पहले ट्रेडिशनल पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल के अंदर आपकी फर्स्ट टेक्निक है जिसका नाम है पे बैक एनालिसिस। देखो जितना हो सके ना वर्ड्स के थ्रू ही चीजों को समझने की कोशिश करना। ये पे बैक एनालिसिस क्या है? ये एनालाइज करना कि बाद में कितना पैसा मिलेगा। पे बैक, बाद में कितना पैसा मिलेगा, उस चीज को एनालाइज करना। अब इसके अंदर क्या होता है, पे बैक टेक्निक के अंदर एक तो आप सबसे पहले लेते हो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में शुरू में पैसा आपने लगाया कितना। फॉर एग्जाम्पल आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी 5 लाख की, ठीक है, 5 लाख की आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी। एनुअल कैश फ्लो क्या है? एनुअल कैश फ्लो है आपका 1 लाख रुपीस। कितने साल तक मिलेगा नहीं पता। यहाँ पे आप एक चीज और रखो साथ साथ, एक सिचुएशन तो है जहां आपको कॉन्टिन्यूस सिमिलर रिटर्न मिल रहा है। क्या? कॉन्टिन्यूस एंड सिमिलर रिटर्न। जितना आपको पैसा मिल रहा है वो हर साल सेम है। हर साल आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए मिल रहा है। अब मेरे को ये बताओ, हर साल आपको 1 लाख रुपए मिल रहा है, आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है, तो पे बैक पीरियड क्या हुआ? पे बैक पीरियड क्या हो गया? पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एवरेज कैश फ्लो। कितना हो गया? 5 ईयर हो गया। 5 लाख अपॉन 1, 5 ईयर आ गया। अब आपके पास दो सिचुएशन है। आप इस प्रोजेक्ट सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट कब करोगे इस प्रोजेक्ट को, और रिजेक्ट कब करोगे? अगर इसका पे बैक पीरियड ज्यादा है, नहीं पे बैक पीरियड कम, एक सेकेंड प्लीज। अगर यहाँ पे आपका पे बैक पीरियड कम है और आपकी प्रोजेक्ट की लाइफ ज्यादा है, प्रोजेक्ट की लाइफ ज्यादा है, तो इस केस के अंदर आप एक्सेप्ट कर लोगे, आपको पैसा मिल जाएगा 5 साल के अंदर, और आपकी प्रोजेक्ट की लाइफ है 8 साल। मतलब जो ये आपको एनुअल कैश फ्लो मिलेगा 1-1 लाख का, ये मिलेगा आपको 8 साल तक। रिजेक्ट कब करोगे? जब आपकी पे बैक पीरियड जो है वो ज्यादा है, प्रोजेक्ट लाइफ कम है, प्रोजेक्ट चलेगा सिर्फ 4 साल तक, पे बैक पीरियड है आपका 5 साल तक, पैसा मिलेगा 5 साल में, और प्रोजेक्ट का जो टाइम पीरियड है वो 4 साल का है। मतलब मैं तो 1 लाख का टोटा खा रहा हूँ यहाँ पे, है ना? तो इस केस के अंदर आप इस प्रोजेक्ट को क्या कर दोगे? रिजेक्ट कर दोगे। ये है पे बैक एनालिसिस। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूँ। अगर जो ये कैश आपको दे रखा है ये आपका फिक्स ना हो कि हर साल 1 लाख नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल ले लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी वही 5 लाख रुपीज है, लेकिन जो इस बार आपका कैश फ्लो है वो कुछ इस टाइप से है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको 1,50,000 मिलेंगे। सेकेंड ईयर के अंदर आपको 2,50,000 रुपीज मिलेंगे। थर्ड ईयर के अंदर आपको 50,000 मिलेंगे। फोर्थ ईयर में आपको 1 लाख रुपीज मिलेंगे। फिफ्थ ईयर में आपको 60,000 रुपीज मिलेंगे। अब निकालो इसका पे बैक पीरियड, कैसे निकालोगे? ना मुझे प्रोजेक्ट लाइफ दे रखी, अब मेरे को ये बताना एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट को। उसके लिए आपने 9th-10th क्लास में भी पढ़ा होगा, एक चीज होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज लाइक कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट आते जा रहे हो उसको क्यूमुलेट कर दो, सम टोटल कर दो। फर्स्ट ईयर में आपको टोटल 1,50,000 रुपीज मिल चुके होंगे। सेकेंड ईयर के एंड तक आपको यहाँ पे 550
2 on 2 4। सेकेंड ईयर के एंड तक आपको 4 लाख रुपीज मिले होंगे। थर्ड ईयर के एंड तक आपको 4,50,000 रुपीज मिले होंगे। फोर्थ ईयर के एंड तक आपको 5,50,000 रुपीज मिले होंगे। मतलब कि जो मेरा पे बैक पीरियड है वो यहाँ पर आएगा इस टाइम पीरियड में 3 पॉइंट समथिंग ईयर। अब ये समथिंग कैसे निकालेंगे? एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना है, 3 ईयर प्लस जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख में से माइनस कर दो जो आपको प्रीवियस ईयर मिल चुका है, मतलब ये वाली अमाउंट जो आपको थर्ड ईयर तक कंप्लीट मिल चुकी है। बची कितनी है? 50,000। मिल कितनी रही है? 1 लाख रुपीज। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख आंसर आ जाएगा 2 या 0.5। तो थ्री ईयर ये होंगे, 0.5 ईयर ये हो गए। तो यहाँ आपका 3.5 ईयर आ गया पे बैक पीरियड। आपको 3.5 ईयर के अंदर पैसा दोबारा मिल जाएगा। इसका सबसे मेन क्रिटिसिज्म यही है कि ये आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट, जो आपका पे बैक पीरियड के बाद का कैश फ्लो होता है उसको ये इग्नोर कर देता है। उसके बाद कितना पैसा आ रहा है उसको ये इग्नोर करके चलता है। उस इग्नोर इन द सेंस कि उसका आपके प्रोजेक्ट के एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। समझ में आया? थोड़ा सा रीड कर ले। पे बैक पीरियड क्या है? पे बैक पीरियड मेजर करता है हाउ क्विकली एंड इन्वेस्टमेंट रिकवर्स इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितनी करी थी वो इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी जल्दी रिकवर हो जाएगी, वो मेजर करता है आपका पे बैक पीरियड। फॉर्मूला क्या है? एनुअल कैश फ्लो अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एडवांटेज क्या है? इजी है, लिक्विडेट करता है। डिसएडवांटेज मैंने अभी आपको बता ही दी। गॉट इट? इस फर्स्ट टेक्निक के अंदर किसी का कोई डाउट हो तो बताओ भाई। आगे चले अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पे। हाँ, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पे जाने से पहले यहीं पे एक चीज और ऐड कर लो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर आपका आया हुआ है। एक होता है आपका पे बैक रेसिप्रोकल। पे बैक रेसिप्रोकल, ये पे बैक रेसिप्रोकल क्या है? सिंपली जैसा आपने पे बैक पीरियड देखा उसका टोटली अपोजिट कर दो। आप एनुअल कैश फ्लो को ऊपर ले लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को नीचे ले लें, मल्टीप्लाई बाय 100। ये आएगा आपका परसेंटेज में आंसर कि आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट मुझे फर्स्ट ईयर के अंदर मिल जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट मुझे सेकंड ईयर के अंदर मिल जाएगा। ये बताता है पे बैक रेसिप्रोकल। स्टार पॉइंट जो याद करने वाला, पे बैक रेसिप्रोकल आपको परसेंटेज के आंसर, परसेंटेज में आंसर देता है, वहीं पे बैक पीरियड आपको अमाउंट के अंदर आंसर देता है। गॉट इट? चलिए अब अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं जो कि है आपका ARR। ARR क्या है? ARR भी आपका ट्रेडिशनल मेथड ही है, नॉन डिस्काउंटेड मेथड ही है। ARR को ही आप एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोलते हो। अनदर नेम लिख लो पहले, सारे 3-4 नाम है इसके। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी ARR ही होता है। आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी आप ARR को ही बोलते हो। एंड इवन आपका रेट ऑफ रिटर्न, ओनली रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है तो भी वो आपका ARR ही होता है। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये क्या है? ये आपका एस्टिमेट करता है कि ऑन एन एवरेज आपको कितना पैसा मिल रहा है। ये देखो, इसका एक क्रिटिसिज्म और आप ये कह सकते हो कि जो ये बीच में पैसा मिलने लग रहा है, मैं इसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा हूँ। मेरे को नहीं पता कि स्टार्टिंग में मुझे कितना मिला था, एंड में मुझे कितना मिला था। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरे को स्टार्टिंग में ये 50,000 रुपीज दे रहे थे, फिर ये 2 लाख दे रहे थे, देन ये हमारा 50,000, देन 1 लाख, एंड लास्ट में आके ये मुझे 6 लाख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो ये मेरे 6 लाख की वैल्यू थी फिफ्थ ईयर तक आते आते, एक्चुअली में ये तो 6 लाख की वैल्यू है ही नहीं, ये वैल्यू तो मेरे 3 लाख के अराउंड की है।
तो इस वजह से यहाँ पे मैं एवरेज लेके चलती हूँ कि ऑन एन एवरेज मुझे कितना पैसा मिलते जा रहा है, ऑन एन एवरेज मैं कितना पैसा स्पेंड करते जा रही हूँ। तो ये एस्टिमेटेड होता है आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रोजेक्ट का। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर आप एक चीज और भी लेते हो, नेट प्रॉफिट। इसके अंदर हमेशा आप नेट प्रॉफिट को लेके चलते हो, कैश फ्लो को नहीं लेते। एंड दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिकॉज एआरआर इज ओनली द सिंगल मेथड जिसके अंदर आप नेट प्रॉफिट को इंक्लूड करते हो। अदरवाइज हर एक मेथड कैपिटल बजटिंग का कैश फ्लो को लेके चलता है। समझ में आया ये पॉइंट? अब नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट आपका वो प्रॉफिट जो आपकी अकाउंट्स की बुक के अंदर आया हुआ है, वो है आपका नेट प्रॉफिट। अब इसका फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला होता है आपका एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट, एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। इसके अंदर आप क्या लेते हैं? एवरेज आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना आपने ऑन एन एवरेज पैसा लगाया था, इन्वेस्ट किया था, उसका परसेंटेज। गॉट इट? यहाँ जो कंफ्यूजन आती है ना सबसे बड़ी, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आपके पास एक एआरआर के साथ साथ ऑप्शन दे रखा है आरओआई। आरओआई क्या होता है? आरओआई आपका रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न का भी फॉर्मूला यही होता है कि एवरेजली कितना प्रॉफिट रिटर्न हो रहा है और एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या है। द डिफरेंस इज द ओनली वन। एआरआर जो है वो आपके एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का होता है, लेकिन जो आपका आरओआई है वो पूरे के पूरे बिजनेस का होता है कि पूरे बिजनेस ने कितना रेट दिया। इस पॉइंट को स्टार मार्क करके लिख लेना। अब इसमें आप प्रोजेक्ट के एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का डिसीजन कैसे लेते हो? एक्सेप्ट करते हो प्रोजेक्ट को अगर आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, प्रोजेक्ट के अंदर कितना रिटर्न रिक्वायर्ड है उससे अगर आपका एआरआर ज्यादा है, कि मतलब आपने ये एक्सपेक्ट किया है, इसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको इस प्रोजेक्ट से 10% बेनिफिट मिलना चाहिए। ये परसेंटेज आप कैसे फिक्स करते हो? दिस इज बाय द हर्डल रेट। एक पॉइंट और बताती हूँ इसमें, ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाली क्लास देखी है। तो एक बार प्लेलिस्ट रेफर कर लेना, जिसने पढ़ रखा उसके लिए बता देती हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा था। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? आपका हर्डल रेट होता है। हर्डल रेट क्या? मिनिमम रेट, वो रेट जो आप चाहते हो कि इतना मिले। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 100 करोड़ का लोन लिया। 100 करोड़ के लोन के ऊपर आपको जो रिटर्न देना पड़ा वो 110 करोड़ देना पड़ा, इंटरेस्ट वगैरह मिलाकर सब। तो आपको 10 करोड़ रुपए ज्यादा देने पड़े, मतलब 10% इंटरेस्ट आपको देना पड़ा। तो मैं कम से कम अपने इस प्रोजेक्ट से ये तो चाहूंगी ना कि जितनी मेरी कॉस्टिंग आ रही है एटलीस्ट मुझे उतना तो रिकवर हो, है ना? तो यही है आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। यहां आप डिसीजन कैसे लेते हो? एक्सेप्ट आप जब करोगे प्रोजेक्ट को, जब आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के, या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी वही है कि इस प्रोजेक्ट के लिए एटलीस्ट मैं अगर इतना पैसा लगा रही हूँ तो इतना तो मुझे रिक्वायर्ड है ही है। रिजेक्ट कब करोगे? इस प्रोजेक्ट को आप रिजेक्ट कर दोगे उस टाइम पीरियड पे जब आपका ज्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है एंड आपका एआरआर कम है। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कम से कम 12% का तो रिटर्न मिलना चाहिए, आपका एआरआर कह रहा है कि ऑन एन एवरेज आपको 10% का ही रिटर्न मिलेगा। एवरेज पे वर्क करता है, ये मत भूल जाना। समझ में आया?
क्रिटिसिज्म इसका भी वही सेम चलेगा कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। एक बार ये भी रीड करवा दूं। ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेजर करता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग प्रॉफिट नोट द कैश फ्लो। इसको स्टार मार्क कर लो। दिस इज द ओनली वन मेथड, ये चीज मैं तुम्हें दूसरी बार बता रही हूँ। दिस इज द ओनली वन मेथड जो आपका कैश फ्लो को कंसीडर ना करके अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसीडर करता है। अदरवाइज कैपिटल बजटिंग के सभी मेथड आपके कैश फ्लो को कंसीडर करते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल है। अकाउंटिंग डाटा को यूज करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है और यूज करता है अकाउंटिंग प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ कैश फ्लो। ये है आपका ARR। ट्रेडिशनल मेथड दोनों बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुए आपको। एक छोटा सा कंसेप्ट और बताती हूँ मॉडर्न मेथड्स की तरफ बढ़ने से पहले। देखो, मैंने आपको बताया कि आपका ARR के अंदर नेट प्रॉफिट यूज होता है और बाकी सब के अंदर कैश फ्लो यूज होता है। ये कैश फ्लो क्या है? ये कैश फ्लो क्या है? इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है? मैंने भी पढ़ाई है, देख लेना। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपका सेल्स, सेल्स में से माइनस करते हो आप फिक्स कॉस्ट, आपका आता है वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी 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 आपका आता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हो फिक्स कॉस्ट, आपका आता है EBIT। ये EBIT होता है आपका प्रॉफिट। जो ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना यहाँ पे, ये होती है आपकी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट सब कुछ पढ़ाया है, पढ़ लो। लिवरेज वाली क्लास में बताया था ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट वाला कंसेप्ट। जो ये EBIT है ना, ये है आपका एक्चुअली में प्रॉफिट। लेकिन क्या मैं ये प्रॉफिट लूंगा? मैं कहूंगी नहीं। तो जी कौन सा प्रॉफिट लूंगा? आपको जो प्रॉफिट लेना है वो लेना है अर्निंग आफ्टर टैक्स वाला। तो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स पे कैसे जाऊंगी? माइनस कर दो टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। EBIT आया, EBIT में से माइनस कर दिया सबसे पहले आपने इंटरेस्ट, क्योंकि आपको इस पे लोन के ऊपर इंटरेस्ट बेनिफिट मिलता है। फिर आ गया आपका EB अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें से EBT में से माइनस कर दो आप टैक्स रेट, देन आ गया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये जो अमाउंट है ना, ये कंसीडर करोगे आप अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में, ना कि आपकी ये अमाउंट। क्लियर हुआ ये भी? जब इतना बता ही दिया तो साथ में अब एक चीज और भी बता देती हूँ कि ये कैश फ्लो कौन से वाला लेते हैं। कैश फ्लो कौन से वाला लेते हैं? एक सेकंड दो मुझे बस, वन मैं इसको इरेज करूं क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा बढ़िया तरीके से तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है? इसका बैक करके भाई स्क्रीनशॉट ले लो। अब तो मैंने इरेज कर दिया जिसको पढ़ना है। ये देखो, ये EBIT है ना, एक्चुअली में ये EBIT के साथ साथ EBITD है। जी डी क्या? डी है बेटा आपका डेप्रीसिएशन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रीसिएशन। तो इसमें से मैं पहले इंटरेस्ट को माइनस करूंगी, मेरा क्या आएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन आ जाएगा। इसमें से मैं माइनस करूंगी, क्या है? अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन। इसमें से अब मैं माइनस करूंगी डेप्रीसिएशन, क्योंकि डेप्रीसिएशन भी आपको टैक्स का बेनिफिट देता है। तो मेरे पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इस अमाउंट पे एट द रेट ऑफ 30% मैंने टैक्स पे कर दिया, मेरे पास आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। इस अर्निंग आफ्टर टैक्स के अंदर आप ऐड करते हो डेप्रीसिएशन को। जब ये वैल्यू जो होगी ये होती है आपकी कैश फ्लो। ऐसा क्यों? कैश फ्लो की जो ये अमाउंट है इसको बोला जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीसिएशन। मेरे को ये बताइए, अब आप सबकी मैडम जब हमें डेप्रीसिएशन को लास्ट में ऐड ही करना था तो ये 2 स्टेप मैंने एक्स्ट्रा क्यों किए?
बेटा ये 2 स्टेप आपने एक्स्ट्रा इसीलिए किए बिकॉज यू वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ टैक्स। आप टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हो। अगर आप यहाँ पे इस डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करते तो जिस अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता तो डेप्रिसिएशन का भी 30% अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाता। फॉर एग्जाम्पल अभी देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये अमाउंट है 5000, डेप्रिसिएशन है आपका 1000, ईबीटी बना आपका 4000, टैक्स है 30% के हिसाब से आपका 3 4 12, आपका यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स बनता 008 एंड 2800। वहीं पे ये डेप्रिसिएशन को ऐड मत करो तो यहाँ टैक्स देना पड़ेगा 5000 पे क्योंकि डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करोगे। 5000 का 30% बनेगा आपका 1500। यहाँ जो आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स आता वो आपका 2500, मतलब कि आपका टैक्स जो अमाउंट है आपका प्रॉफिट है वो कम हो जाता। ये 300 रुपए का घाटा जी मैं क्यों खाऊं, इस वजह से नहीं खाना तो एक बार डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो फिर ऐड कर दो, क्योंकि बाकी सारे मेथड तो कैश फ्लो पे ही वर्क करेंगे, नेट प्रॉफिट के ऊपर तो ओनली आपका एआरआर ही वर्क करता है। समझ में आई चीजें? अब चलें अपने मॉडर्न मेथड्स की तरफ। अब चलें अपने मॉडर्न मेथड की तरफ। मॉडर्न मेथड्स पे सीधा जंप करने से पहले 2-3 चीजें एक्सप्लेन करती हूँ। एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट क्या है जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि टाइम के साथ साथ मनी के वैल्यू का कम होना उसको कहा जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दूसरी चीज जो मुझे बतानी है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या है? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का मतलब है बेटा सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। क्या? सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एक पर्टिकुलर फैक्टर की। क्या? एक पर्टिकुलर फैक्टर की एन नंबर ऑफ ईयर के बाद, कितने भी ईयर आप ले सकते हो, कुछ टाइम के बाद एक पर्टिकुलर फैक्टर की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी उसे कहा जाता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। हमने 10 रुपए वाला एग्जांपल लिया था। मैं कहती हूं आज से 5 साल बाद इस 10 रुपए की वैल्यू क्या होगी, तो जो इस 10 रुपए की वैल्यू होगी उसे कहा गया है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का आपका फॉर्मूला भी होता है निकालने का, जिसमें आपको नंबर ऑफ ईयर और इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से निकालना होता है। फॉर्मूला है 1/1 प्लस आर की पावर एन। यहाँ आर क्या है? आपका रेट, इन्फ्लेशन रेट आपका जो भी है, एन क्या है? जितने ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर के बाद आप ये चीजें देख रहे हैं वो है आपका एन, नंबर ऑफ ईयर। क्लियर हुआ? तो आपका यहाँ फर्स्ट मेथड है मॉडर्न मेथड के अंदर जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी मॉडर्न टेक्निक है कैश बजटिंग की, जिसको आपने डिस्काउंटेड टेक्निक का नाम भी दिया है। इसके अंदर क्या होता है, अगर सिंपल बताऊं तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन कैश इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। एक सेकेंड प्लीज। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आ गया ना? कैश बेसिस में आंसर, कोई परसेंटेज में नहीं, कोई रेशियो में नहीं, कैश फ्लो के बेस में आंसर आया ना?
अभी बताया था, बाकी सब में कैश फ्लो में ही आएगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको डिफरेंस देखना होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का। मैडम मैं प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूं बेटा? तो प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकाल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको दूसरे पेज पे करती हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करवा दूंगी फिर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको दे दी 4,50,000, ईयर 1, ईयर 2, 3, 4, 5, फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपका इनफ्लो है वो है 1 लाख का, सेकेंड ईयर में जो इनफ्लो है वो है आपका 1,50,000 का, थर्ड ईयर में इनफ्लो है आपका अगेन 1 लाख का, फोर्थ ईयर में जो इनफ्लो है वो है आपका 80,000 का, एंड जो फिफ्थ ईयर में इनफ्लो है वो है 90,000 का। अब आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, आपको रेट दे रखा है 10। जो ये रेट है ना, ये हमेशा एंड हमेशा आपको पेपर में दिया हुआ मिलेगा। यस, ये आपको कैलकुलेट नहीं करना। वैसे मैं फॉर्मूला भी बता चुकी हूँ, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन यूजीसी नेट के पेपर में नहीं आता, ये सीए लेवल्स के ऊपर आता है कि अगर आपको सीखना हो तो। गॉट इट? फर्स्ट ईयर के अंदर 10% इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से 9.09 पैसा बनेगा, सेकेंड ईयर के अंदर 0.826, थर्ड ईयर 0.751, fourth year 0.683 and the fifth year is 0.621। अब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए इसको इनिशियल सॉरी इन्वेस्टमेंट आपको मिल कितनी रही है, इन्वेस्टमेंट में क्या बोल रही हूँ मैं, कैश फ्लो मिल कितना रहा है जी 1 लाख, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है 0.09, मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आपका 90,909 रुपीज। सेकेंड ईयर के अंदर 1,50,000 को आपको मल्टीप्लाई करना है 0.826, आपका आंसर आएगा 1,23,900 रुपीज, एंड द नेक्स्ट इज 75,000 रुपीज, 75,100। फिर आएगा आपका 54,640। बल कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैं बस समझा रही हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। 090 सॉरी 890 टोटल कर लो, टोटल आ गया आपका 4,339,000 रुपीज। आपने पैसा तो लगाया था 4,50,000, उस हिसाब से जो आपको पैसा मिलने वाला है वो मिलेगा 4,339,000। ऑफ कोर्स यू रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट, ऑफ कोर्स यू रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट। ये क्या है? ये है आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, कि आज के टाइम पे पैसा जाने कितना वाला है, उस हिसाब से जो फ्यूचर में मिलेगा उसकी आज की वैल्यू ये है। ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। आउटफ्लो में से इनफ्लो को माइनस करते हो, अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज रिजेक्ट कर दो। समझ में आया? जो ये आपका रेट है ना 10%, इसको आप इन्फ्लेशन रेट भी बोल सकते हो, इसको आप डिस्काउंट रेट भी बोल सकते हो, ये अनदर नेम जो आए हुए मैं वही बता रही हूँ। इसको आप कट ऑफ रेट भी बोल सकते हो, कंफ्यूज मत हो जाना अलग अलग नेम से। इवन इसको आप मिनिमम रेट, हर्डल रेट भी बोल देते हो, या एक्सपेक्टेड या रिक्वायर्ड रेट। बाकी एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड हर्डल अलग हो गया, रहने दो इतनी। ये डिस्काउंट रेट तो खासकर याद कर लेना, ज्यादातर या तो आपको ये 10% सीधा डिस्काउंट रेट दिया जाएगा, या इन्फ्लेशन या कट ऑफ रेट, ये तीन नाम याद कर लेना अच्छे से। आगे चले, एक पॉइंट और करवा दो इसी में, प्रेजेंट वैल्यू के अंदर ही एक पॉइंट और कर लो एक बार।
ये तो था हमारा जहाँ पे कैश फ्लो जो है वो अनइवन था, किसी साल कितना पैसा आ रहा है, किसी साल कितना पैसा आ रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ जी इस बार जो मेरा कैश फ्लो है ना वो हर साल 10,000 का है। हर साल मेरा पैसा 10,000 आ रहा है 5 साल तक। इवन कैश फ्लो है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर वही 10% ले लो, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ले लो। अब इस 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी 9090। उसके बाद सेकेंड ईयर में निकलेगी 8260, थर्ड ईयर में 7510, फोर्थ ईयर आपकी 6830 एंड द फिफ्थ ईयर इज 6210। टोटल प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? 37,900। इन्हीं अच्छा मैंने वही नहीं दिया प्रोजेक्ट जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो है आपकी 35,000 की। 35,000 रुपये लगा रहे हो, 37,900 रुपये आपको मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे, है ना? बिल्कुल एक्सेप्ट करोगे। अब एक तरीका जो मैं समझाना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आपका इवन कैश फ्लो दे रखा है तो जितने भी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है आप उनको सीधा ऐड कर सकते हो। 9 + 1 10, 10 16, 16 17, 18 19 20, 0 2 2 2 4, 4 6 10, 10 5 15, 4 6। अरे मैं कहाँ कल रुक भाई कैलकुलेशन कर लेना मैं सीधा फोन में करती हूँ। 3.79 ये आंसर आएगा इन सबको प्लस करके। अब जो ये आपका आंसर आया तो आप क्या कर सकते हो, सीधा आप 10,000 को मल्टीप्लाई कर सकते हो 3.79 से, आपको सीधा ये अमाउंट रिसीव हो जाएगी। इतनी बड़ी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर में जो आपका आएगा वो ज्यादातर इवन कैश फ्लो का ही आएगा, अदरवाइज आपको 2 या 3 साल का कैश फ्लो ही दे रखा होगा, बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिकल नहीं आते हैं। क्लियर हुआ? क्या अब मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन दे सकती हूँ? क्या कंक्लूजन दोगे जी? कंक्लूजन आपको ये दूंगी कि जितना आपका डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा उतने ही आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी। So there is an inverse relation between the discount rate and the present value. This is your conclusion. Statement wise क्वेश्चन आ सकता है आपका। नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंट रेट के बीच में। एक्सेप्ट और रिजेक्ट, एक्सेप्ट करोगे वहां पे जहां डिस्काउंट रेट कम होगा पर ये तो मैं यहाँ बता चुकी ना, एक्सेप्ट रिजेक्ट एनपीवी के हिसाब से टोटल। ठीक है ठीक है, छोड़ दो इसको, इसको छोड़ दो, एन बाद में बताऊंगी। आईआरआर बता देती हूँ, उसके बाद ये वाला भी बताऊंगी। आईआरआर और आपका एनपीवी का रिलेशनशिप भी करना है हमें। गॉट इट? एक बार पहले आईआरआर देख लो। ये था हमारा सेकेंड मेथड, सॉरी फर्स्ट मेथड किसका? मॉडर्न का। अब मॉडर्न का सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं जो कि है आपका आईआरआर। आईआरआर क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट होता है जहां पे आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 आएगा। एक ऐसा रेट है तो ऑफ कोर्स परसेंटेज के अंदर आंसर देगा। एक ऐसा रेट जहां पे आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 आएगा, उस रेट को कहा जाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जो आपका एआरआर होता है
अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और जो आईआरआर होता है, ये दोनों ही आंसर आपको परसेंटेज की फॉर्म में देते हैं, ये पॉइंट याद रखना। तो मैडम मेरे को ये रेट निकलेगा कैसे? ये रेट निकालने का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस तो है, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। एक हमें लेना होता है लोअर रेट। लोअर रेट मीन्स कोई भी रेट, फॉर एग्जाम्पल यू कैन एज्यूम कि आपका एनपीवी जो है वो 12 के ऊपर 0 आएगा, तो इस 12 से एक रेट कम ले लो 10। 12 तो चलो ठीक है, ये भी कोई नहीं। एक ले लो लोअर रेट, एक लेना होता है आपको इसमें हायर रेट। हायर रेट एज्यूम कर लो कि एनपीवी जो है वो आपकी लोअर रेट पे है 7900, कि 10% के हिसाब से आपकी एनपीवी है इतनी। वहीं पे 18% जो आप एज्यूम करो से एक हायर और एक लोअर। 18% पे जो आपकी एनपीवी है वो है 9500। इसका बीच का आपको एक्चुअल रेट चाहिए जिसपे आपकी एनपीवी 0 हो। तो जो ये रेट आएगा इसे ही कहा जाएगा आपका आईआरआर रेट। यू कैन से दिस इज द ब्रेक इवन सिचुएशन। ब्रेक इवन सिचुएशन फॉर्मूला देखें, चलो देख लेते हैं। देखो फॉर्मूला है आपका लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट अपॉन एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट मल्टीप्लाई रेट का डिफरेंस, डिफरेंस इन रेट। हमने क्या क्या लिया था, किसी को कंटिन्यू करता है। 18 एंड 10, 10 पे 7900 और 18 पे 9500। लोअर रेट हमने लिया है 10 प्लस एनपीवी एट लोअर रेट था हमारा 7900, लोअर रेट है 7900, हायर रेट पे एनपीवी था हमारा माइनस का 9500, ऑफ कोर्स माइनस का ही आएगा। 10 एंड 18 रेट का डिफरेंस आपका 8। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 10 प्लस 7900 174917400, 2 0 से 2 0 कटेंगी, ये 8 से मल्टीप्लाई होगा। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, पर ये जाएगा नहीं। 2 4 जा करो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14। ये डिवाइड नहीं होगा, इसका पॉइंट में ही आंसर आएगा। मैं कैलकुलेट करती हूँ, एक सेकेंड। इसका आंसर आएगा आपका 13.63 आंसर। तो ये 13.63 आपका वो रेट होगा जहां पे आपकी एनपीवी 0 होगी। समझ में आया? एक रिलेशनशिप लिखवा दो यहीं पे। रिलेशनशिप क्या है, जब आपका एनपीवी पर, हमने अभी पीआई किया नहीं, एक बार पीआई और कर लो फिर लिखवाते तीनों की एक साथ ही। पीआई क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। दिस इज द थर्ड मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। मॉडर्न की थर्ड टेक्निक है ये। बहुत सिंपल है क्योंकि हम सारी चीजें समझ चुके हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट
वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये आपको टाइम में आंसर देगा कि आउटफ्लो इनफ्लो के कितने टाइम है, या यू आप कह सकते हो कि रेशियो के अंदर आंसर देगा। बस यही डिफरेंस है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू में और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में। नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या था, मैं इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस करता था, तो वो आपका एक्चुअल रियल अमाउंट में आंसर देता था, एक्चुअल अमाउंट में आंसर देता था। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपका टाइम्स या रेशियो में आंसर देगा। दैट्स इट। आपका ना हमेशा पीआई को बेटर माना जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू के कंपेयर में, क्योंकि ये आपको अमाउंट में आंसर देता है। देखो एग्जांपल देखो, आपके पास एक है प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए आपको 5 लाख रुपीस आपने इन्वेस्ट किया, इसने आपको रिटर्न दिया 7 लाख रुपीस का। वहीं पे प्रोजेक्ट बी है, 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया, रिटर्न दिया इसने आपको 4 लाख रुपीस का। अगर आप यहां देख रहे हो, एक सेकेंड, इसको 4 नहीं, इसको 2 करो, ये बहुत ज्यादा हो गया। इसको 2 लाख करो यहाँ पे, अदरवाइज हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। देखो यहाँ आपने ये देखा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आप 2 लाख अर्न कर रहे हो और इस प्रोजेक्ट के अंदर आप 1 लाख अर्न कर रहे हो, ये आपने ऑब्जर्व किया। और एनपीवी के हिसाब से आपने इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया कि ये बेटर है, ये 2 लाख दे रहा है, ये बेकार है, ये 1 लाख दे रहा है। बट यहाँ आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को तो देखा ही नहीं। एक्चुअली में तो ये प्रोजेक्ट बेटर है मेरा, ये पैसे को डबल कर रहा है ना। इसीलिए हम एब्सोल्यूट अमाउंट ना लेके रेशियो टाइम्स या परसेंटेज के अंदर आंसर्स को हमेशा प्रेफर करते हैं। गॉट इट। इसमें आपका एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन कैसे आएगा, टाइम्स में आंसर है तो ऑफ कोर्स हम 1 लेंगे। अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज्यादा है 1 से, या आप कह सकते हो आपका एनपीवी जो है वो पॉजिटिव है, देन यू एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। वहीं पे आपका पीआई जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कम है 1 से, या यू कैन से एनपीवी आपका नेगेटिव है, तो आप रिजेक्ट करोगे इस प्रोजेक्ट को। वहीं पे पीआई आपका 1 के बराबर है और आपका एनपीवी 0 है, देन हियर यू आर न्यूट्रल या एक्सेप्ट। इसका ध्यान रखना, न्यूट्रल या एक्सेप्ट करते हैं हम, रिजेक्ट नहीं करते। यहाँ पे समझ में आया। एक और बहुत बढ़िया चीज अब आपको बताती हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को। मैं बता रही हूँ आपको एनपीवी एंड आईआरआर का रिलेशन। आपने अगर प्रीवियस ईयर किए हैं तो उसमें कई बार दे रखा होता है कि बेस्ट मेथड एनपीवी है या आईआरआर। पहले तो कंक्लूजन ही बता देती हूँ, फिर समझाऊंगी। जिसको समझ में नहीं आई वो डायरेक्टली कंक्लूजन को याद कर लेना। अगर आईआरआर एंड एनपीवी कॉन्ट्राडिक्ट करें तो आप प्रेफर करोगे कि एनपीवी बेस्ट है, लेकिन एनपीवी एंड पीआई कॉन्ट्राडिक्ट करें तो आप कंसीडर करोगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बेस्ट है। ये तो है जी कंक्लूजन जो आपको एज इट इज याद करना है। बट मैं दे रही हूँ इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन की वाई, कि ऐसा होता क्यों है। देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका है ईयर 0, 1, 2, डिस्काउंटेड रेट यहाँ आप ले सकते हो
चलो एक ना काम करते हैं, ये ना बहुत बड़ा मेथड है एक्सप्लेन करने में। अभी सिर्फ आप ना कंक्लूजन को याद रखो। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको दूं, तो मैं एक छोटा सा टारगेट रखती हूँ, बहुत माइनर सा है, फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे एक टारगेट रख रही हूँ। ओनली 10 कमेंट्स, ओनली 10 कमेंट्स अगर मेरे पास आ गए तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगी कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल के लिए हमारी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने हर चीज़ आपको बताई है, आप ध्यान से समझो, चीज़ों को देखो। जहाँ फिर भी डाउट लगे मुझसे 4 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। देन आज के लिए अभी थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड, क्योंकि क्लास हमारी ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और एक आप सबसे शिकायत भी कि भाई अगर क्लास में एंट्री ले रहे हो तो एटलीस्ट टीचर को कम से कम 5 मिनट तो सुना करो, एटलीस्ट, ताकि तुम्हें उनका पढ़ाने का तरीका पता चले। एकदम से चीजें समझ में नहीं आती है। सो अगर किसी वीडियो पे क्लिक करते हो तो कम से कम 5 मिनट ध्यान से सुना करो, फिर कंक्लूजन पे आया करो कि पढ़ना है इस टीचर से या नहीं पढ़ना। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही खत्म करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।